नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी अपने कल्टीवेशन ऑफ मैंगो पढ़ रहे थे एग्रीकल्चर के अंदर आम की फसल। तो आम की फसल के दो पार्ट मैंने बता दिए थे, जिनके अंदर आम की किस्में होगी थी, आम के बारे में सामान्य जानकारी होगी थी, बॉटनिकल नेम, कुल वगैरह, और उसके अलावा आम का फल प्रकार है वहाँ से संबंधित जानकारियाँ पढ़ ली थी। IARIC निकली किस्में हमने पढ़ ली थी। तो इस प्रकार हमने मैंगो के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त कर ली थी। अब आज अपने आम की बात करेंगे। आम के पौधों का रोपण कब होता है, आम में खाद उर्वरक की बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा आम के अंदर जो अन्य रोग वगैरह आते हैं, व्याधियाँ, कीट है, उनके बारे में अपने जानकारी प्राप्त करेंगे। देखना, आम पार्ट ये आपका थर्ड रहेगा। 2 वीडियो मैं डाल चुका हूँ, तीसरा लास्ट वीडियो रहेगा मैंगो की फसल का। चलो फ़ोन चार्ज लगाइए, चार्ज लगाइए गुरु, चार्ज लगाइए। तीसरा पार्ट है आम की फसल का। तो देखो, आम की बात करें तो पुष्पन पता ही आपको कब होता है, फरवरी और मार्च में। पौधारोपण या पौधरोपण आम के पौधों का रोपण जुलाई और अगस्त के महीने में, जुलाई और अगस्त के महीने में। जब अपनी नर्सरी के अंदर पौधरोपण करते हैं तो प्लांट से प्लांट की दूरी या गड्ढे से गड्ढे की दूरी एक ही बात है। तो आम के अंदर सामान्यतः बताई गई है 10 × 10 मीटर। अब जो गड्ढे का आकार है वो क्या होना चाहिए आम में, तो गड्ढे के आकार की यदि बात करें तो 1 × 1 × 1 मीटर के गड्ढे की आवश्यकता होती है। यानी गड्ढा है गहराई 1 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर, और इसके अलावा इसकी लंबाई वगैरह वो भी सारे क्या होना चाहिए, 1 × 1 मीटर का आकार का क्या होना चाहिए, गड्ढा होना चाहिए। दोबारा देख लेना आप, पुष्पन फरवरी मार्च में, पौधरोपण जुलाई अगस्त में, प्लांट से प्लांट यानी गड्ढे से गड्ढे की दूरी भी कर सकते हो, पौधे से पौधे की दूरी भी 10 × 10 मीटर है। और गड्ढा का जो साइज है वो इसके अंदर, आम के अंदर क्या होता है आपका 1 × 1 मीटर के जो है वो गड्ढे लगाए जाते हैं। अब सुनो, नेक्स्ट आम के अंदर क्या होता है मोस्टली कि जो गड्ढे हैं तो वो लगभग 1 महीने पहले, जैसे मान लो हमें जुलाई के अंदर पौधरोपण करना है तो गड्ढा 1 महीने पहले, कितने महीने पहले, 1 माह पहले तैयार कर देना चाहिए। 1 महीने पहले गड्ढा खोद कर तैयार कर देंगे, यानी लगभग जून के अंदर। जुलाई में पौधरोपण करना है तो जून में, जो अगस्त में पौधरोपण करना है तो जुलाई 1 के अंदर अपने गड्ढे हैं वो तैयार हो जानी चाहिए। फिर 1 महीने तक गड्ढा खुला रहेगा और उसके बाद में इसके अंदर क्या करते हैं, अपने पौधरोपण करते हैं, किसके अंदर, आम के अंदर। तो नेक्स्ट यदि अपने बात करें आम की फसल के अंदर, तो यहाँ क्या रहेगा कि प्रत्येक जो गड्ढा होता है इसके अंदर खाद की बात करें तो गड्ढे के अंदर गोबर की खाद 25 किलो प्रति गड्ढा, 25 किलो गोबर की खाद प्रति गड्ढा डाली जाती है। इसके अलावा इसके अंदर नेक्स्ट अपने बात करें तो सुपर फास्फेट जो होता है गड्ढे के अंदर, तो वो कितना डालेंगे, सुपर फास्फेट की मात्रा 50 से 100 ग्राम, ये किलोग्राम में आएगी गोबर की खाद, और सुपर फास्फेट 50 से 100 किलोग्राम प्रति गड्ढा। ध्यान रखना, प्रति गड्ढा सुपर फास्फेट की मात्रा आएगी वो 50 से 100 किलोग्राम आएगी। इसके अलावा एंडोसल्फान है, उसका भी प्रयोग करते हैं 4% चूर्ण, एंडोसल्फान 4% चूर्ण का प्रयोग यूज करते हैं इसके अंदर। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। पुष्पन फरवरी मार्च में, पौधरोपण जुलाई और अगस्त में, पौधे से पौधे की दूरी 10 × 10 मीटर, गड्ढे 1 महीने पहले तैयार कर लेने चाहिए। प्रत्येक गड्ढे में गोबर की खाद 25 किलो, सुपर फास्फेट 50 से 100 ग्राम डालेंगे और एंडोसल्फान कितनी डालेंगे, भूमि को उपचारित करेंगे तो 4% चूर्ण का यूज करेंगे अपने। और गड्ढे से, जो गड्ढे का आकार है 1 × 1 × 1 मीटर का होना चाहिए और पौधे से पौधे की दूरी 10 मीटर की होनी चाहिए। ये आम के अंदर जो गड्ढा है
उसका साइज है, पौधे से पौधे की दूरी है। बाकी अन्य किस्मों में अलग अलग जो साइज था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए, फिर नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। सिंदूरी यानी पाउडरी मिल्ड्यू रोग प्रतिरोधी जो किस्म है वो कौन सी है? लाल सिंदूरी। सिंदूर तो लाल होता है, पाउडर जैसा होता है, तो याद रखना लाल सिंदूरी पाउडर मिल्ड्यू। IARI से निकली हुई किस्में। अरे अरुण, हाँ सूर्य देखा देखा, अरुण हाँ जी सूर्य देखा देखा, कैसा था? लालिमा लिए हुए श्रेष्ठ था, प्रतिभावान था और पीताम्बर था। तो ये पूषा आगे इनके नाम के आगे लग जाएगा, पूषा अरुणा, पूषा सूर्या, पूषा लालिमा, पूषा श्रेष्ठा, पूषा प्रतिभा, पूषा पीताम्बरा। ये सारी किस्में कहाँ से निकली हुई है? IARI से निकली हुई है। नेक्स्ट अपने आम के अंदर बात करेंगे खाद व उर्वरक की। खाद और उर्वरक, खाद व उर्वरक। अगेती किस्में कौन कौन सी है? आगे आगे बॉम्बे ग्रीन, आगे आगे गुलाब खास, आगे आगे केसर। पचेती किस्में कौन सी है? चौसा व फजली। पचेती किस्में चौसा व फजली। मध्यम किस्में मल्लिका रामरपाली के बीच में लंगड़ा दशहरी, मल्लिका आम्रपाली के बीच में लंगड़ा दशहरी। ये मैंने आपको बताया था कि नहीं बताया था? बताया था ना। ठीक है, सेव जैसे आकार की रूबानी, रुमानी सेव जैसे आकार की। म्यूटेंट वैरायटी कौन सी थी? रोजिका थी। कौन सी थी भी बताओ? शाबाश, रोजिका। और बीज रहित सिंदूरी रे, बीज रहित सिंदूरी क्या है? बीज रहित। सिंधु किस्म है आम की, सिंधु जो किस्म है वो क्या है? बीज रहित। गृह वाटिका है तू आम्रपाली 2.5 × 2.5 मीटर बताया था मैंने आपको कल। नेक्स्ट देखिए खाद उर्वरक। तो यहाँ बात करेंगे अपने गोबर की खाद। गोबर की खाद की जो मात्रा आएगी वो केजी में आएगी, ध्यान रखना। फिर बात करेंगे अपने यूरिया की। देखना, पहले बात करेंगे गोबर की खाद की, फिर बात करेंगे किसकी? यूरिया की, फिर सुपर फास्फेट और फिर म्यूरेट ऑफ पोटास। इनकी मात्रा याद करनी है तो ध्यान रखना 5 वर्षों तक। तो ये आ जाएगा अपना यहाँ 1 वर्ष, 2 वर्ष, दूसरे वर्ष कितनी मात्रा देंगे, फिर तीसरे वर्ष, फिर चौथे वर्ष और फिर लास्ट में आपका आ जाएगा 5वें वर्ष। दिखाई दे रहा होगा आपको 5वें वर्ष। देखना, पहले वर्ष जो गोबर की खाद की मात्रा है ये 10 से शुरू कर दो। 10 kg प्रति हेक्टर नहीं, प्रति पौधा। 10 kg, 20 kg, 30 kg, 40 kg और 50 kg प्रति पौधा आएगी। प्रत्येक मात्रा है जो खाद उर्वरक की वो प्रति पौधा आएगी। अब यूरिया लेके चलनी है तो यूरिया पता है पौधों के अंदर यूरिया कम डालते हैं बागवानी, क्योंकि पौधा नष्ट हो जाता है ज़्यादा डालने से। तो 100 से चलेंगे। 100 ग्राम आएगी, 100 किलो नहीं है। फिर 150 कर देना। कितनी कर देना आप? 150 ग्राम। फिर 200 ग्राम, फिर 200 के बाद में 250 ग्राम, 250 के बाद में 300 ग्राम प्रति पौधा। 5वें वर्ष कितनी देंगे अपने? 300 ग्राम प्रति पौधा। फिर सुपर फास्फेट है, ये पहले साल नहीं देते भी, दूसरे साल 300 ग्राम। पहले साल सुपर फास्फेट नहीं दी जाती, दूसरे साल 300 है, फिर 100 की बढ़ोतरी होगी, 100 की बढ़ोतरी होगी तो 300, 400 ग्राम, 500 ग्राम और 600 ग्राम। ध्यान रखना। आम 10, 20, 30, 40, 50 किलो। यूरिया 100, 150, 200, 250, 300। सुपर फास्फेट 300, 400, 500 और 600। फिर बात करेंगे अपने म्यूरेट ऑफ पोटास की। तो ये प्रथम 2 साल म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा नहीं दी जाती। अंतिम जो 3 साल रह गए उनके अंदर म्यूरेट ऑफ पोटास की मात्रा दी जाएगी। तो कितनी? 100, 150 और 200 ग्राम। ये आपकी खाद व उर्वरक है।
किसकी फसल के लिए? आम की फसल के लिए जो खाद व उर्वरक की मात्रा है वो मैंने आपको यहाँ बता दी। ये इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए, ठीक है। ओके भी, ऑल द बेस्ट। आप देखो आम का जो उपयोग है वो किस किस रूप में होता है। आम को बाथरूम फल भी कहते हैं, बाथरूम फल भी कहते हैं, राजा भी कहते हैं। अब आम का जो सर्वप्रथम उल्लेख है वो हमें कहाँ मिलता है? सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में, सतपथ ब्राह्मण। और ये सतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है सर्वप्रथम जानकारी आम के बारे में, सर्वप्रथम जानकारी कब लिखा गया? सतपथ ब्राह्मण उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में। और उत्तर वैदिक काल की बात करें तो ये आ जाएगा आपका 1500 से 1000 से 600 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक। तो सतपथ ब्राह्मण में आम के बारे में सर्वप्रथम जानकारी मिलती है। अब आम से क्या क्या बनता है देखो, आमदा अचार, कैंडी, अचार को कैंडी, सकवेस, आमचूर, क्या बनाया जाता है? आमचूर। अचार, सकवेस व आमचूर बनाया जाता है किससे? आम से। किससे बनाया जाता है? आम से। अचार, सकवेस व आमचूर। कई बार मुरब्बा भी बना लेते हैं, लेकिन प्रसिद्ध क्या है? आम का अचार या कैंडी है वो क्या है आपका? प्रसिद्ध है। नेक्स्ट यदि बात करें सिंचाई तो गर्मियों में 15 दिन के अंतराल से करेंगे और सर्दियों के अंदर ये थोड़ा अंतराल बढ़ जाएगा, यानी 25 दिन के अंतराल से आम के पौधों में क्या की जाती है? सिंचाई की जाती है। लेकिन पौधे लगाने के बाद में कुछ समय तक 3 से 4 दिन के अंतराल पर क्या करनी चाहिए? सिंचाई करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद निराई गुड़ाई है, ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका नहीं है। निराई गुड़ाई के अंदर यानी 2-3 जुताई करते हैं फिर खरपतवार निकाल देते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। अब देखो उपज आम की, यदि उपज की अपने बात करें तो 80 से 100 किलोग्राम फल प्रति पौधा, 80 से 100 किलोग्राम फल प्रति पौधा प्राप्त होते हैं। 10 × 10 मीटर के हिसाब से 100 ही पौधे आएंगे 1 हेक्टेयर में, तो 100 × 100 कितने हो गए आपके? 10,000 किलो। 100 × 100 कितने हो गए? 10,000 किलो। 10,000 किलो, 1000 किलो में कितने? 10 क्विंटल। तो मतलब 100 क्विंटल, 1 हेक्टर से 100 क्विंटल, यानी लगभग अंदाजन बात करें तो 10 टन। लेकिन फिर भी प्रति हेक्टेयर उपज की बात कर ले तो 19 टन प्रति हेक्टेयर। सर्वाधिक जो उपज प्राप्त हो सकती है वो कितनी हो सकती है? 19 टन प्रति हेक्टेयर आम से हमें क्या मिल सकती है? उपज मिल सकती है। अब इसका भंडारण, आम का जो भंडारण है वो कितने टेम्परेचर पर करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में देखना। तो आम का भंडारण 12.7 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, या कई किताबों में आपको मिलेगा 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान व 85 से 90% आर्द्रता पर, 85 से 90% आर्द्रता। 12.7 एक्यूरेट आएगा, कई किताबों में 12 से 13 डिग्री भी मिलेगा, और 85 से 90% जो आर्द्रता है उस पर इसका भंडारण होता है लगभग 21 दिन के लिए। कितने दिन के लिए? 21 दिन, या आपको मिलेगा 2 से 3 वीक, 2 से 3 वीक यानी सप्ताह तक इसका क्या किया जाता है? भंडारण किया जाता है। तो देख लेना आम की जानकारी सतपथ ब्राह्मण में सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में प्राप्त हुई। आम से क्या क्या बनाया जाता है? अचार, सकवेस, अमचूर और मुरब्बा। प्रसिद्ध क्या है? इसका अचार है। उपज 80 से 100 किलो,
फल है प्रति पौधा 19 टन प्रति हेक्टेयर और भंडारण 12.7 डिग्री टेम्परेचर या 12 से 13 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 85 से 90% आर्द्रता पर 21 दिन या 2 से 3 हफ्ते के लिए आम का क्या होता है, भंडारण होता है। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। अब देखो आम के अंदर एक ग्राफ्टिंग की प्रक्रिया होती है, जैसे इपिकोटाइल ग्राफ्टिंग है, इनार्चिंग है, इसी को भेंटकलम भी अपने बोलते हैं, स्टोन ग्राफ्टिंग आएगी। तो ये अपने जब प्रवर्धन या प्रोपेगेशन पढ़ेंगे तो वहां आपको अलग अलग बताऊंगा, ध्यान रखना। हो गया, ठीक। नेक्स्ट जो आज आम का आपका रह गया तो उसके अंदर आम में कीट और व्याधियां। सर्वप्रथम लिखिए आम में कौन कौन से कीट हैं वो आम की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। कीटों की यदि अपने बात करें तो पहला ही कीट आएगा मिलीबग। मिलीबग मिलीबग बग्गे बग्गे बिल्ली आंदा की करोगी, मिलीबग बनाएंगे भी, ध्यान रखना, बग्गे बग्गे बिल्लियों से मिलीबग। तो पहला कीट कौन सा आएगा, आ लो जी मिलीबग। पहला कीट कौन सा आएगा, मिलीबग है। ये आम के अंदर सबसे ज्यादा टहनियों पर और इसके पुष्प क्रम पर नुकसान पहुंचाता है। अब मिलीबग है, ये ध्यान रखना, ये जैसे आम का पेड़ है आपका, तो ये यहां से चढ़ना स्टार्ट होगा। तो इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, आम में यहाँ यानी पॉलीथीन लपेट कर आम के पौधे के चारों तरफ पॉलीथीन लपेट देते हैं, ठीक है। उसके ऊपर ग्रीस लगा देंगे, पॉलीथीन के ऊपर क्या लगा देंगे, ग्रीस। मिलीबग चढ़ेगा, इसको क्या पता आगे जुगाड़ तैयार कर रखा है, यहाँ चिपकेगा, पकड़ेगा, मर जाएगा। तो एक तो ये है आम से यानी मिलीबग से हम उपचार किस प्रकार करते हैं। तो मिलीबग है, सर्वप्रथम बात करें नुकसान हानि, ये मिलीबग जो कीट है ये कहाँ कहाँ हमें हानि पहुंचाता है आम के फसलों में। तो सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा जो है ये पुष्प क्रम को हानि पहुंचाएगा। मिलीबग देखा होगा, सफ़ेद सफ़ेद कीट है, पाउडर सा निकलता रहता है उनसे, ठीक है, जैसे कपास की फसल में भी कई बार आता है, तो ध्यान रखना। तो पुष्प क्रम पर सबसे ज़्यादा जो हानि पहुंचाता है, कहाँ पहुंचाता है, पुष्प क्रम पर। उसके अलावा जो कच्ची टहनियाँ होती है उनके अंदर, डंठलों के अंदर ये हानि पहुंचाएगा। तो सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचाता है, ये पुष्प क्रम को पहुंचाता है। अब क्या करेंगे, पॉलीथीन 30 से 40 सेंटीमीटर चौड़ाई में, या आम का जो पौधा है उसके तने के आकार के अनुसार 30 से 40 मीटर लंबी एक पॉलीथीन लेंगे और इस पर क्या लगा देंगे, अपने ग्रीस, अल्काथीन भी बोलते हैं इसको, ध्यान रखना, ग्रीस लगाकर क्या कर लेंगे, उपचार। एक तो ये उपचार होता है। दूसरा यदि अपने इसके अंदर देखें तो ये जो पॉलीथीन है ये ऊंचाई कितनी होनी चाहिए, यहाँ से लेकर ये 60 सेंटीमीटर, चौड़ाई 30 से 40 सेंटीमीटर और ऊंचाई कितनी होती है इसकी, 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक लगाते हैं। कितने सेंटीमीटर की ऊंचाई तक लगाते हैं, अपने 60 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक लगाते हैं और ग्रीस का लेप कर देते हैं। ग्रीस का क्या कर देते हैं, लेप। अब 60 सेंटीमीटर ऊंचाई है तो 15 से 20 सेंटीमीटर में ग्रीस का जो लेप है वो कितने सेंटीमीटर में करेंगे, 15 से 20 सेंटीमीटर में ग्रीस का लेप कर देंगे। ग्रीस का क्या कर देंगे, लेप। इससे मिलीबग से हमें क्या मिल जाएगा, छुटकारा मिल जाएगा। ये मिलीबग का उपचार होता है। मिलीबग आम के पौधे में 30 से 40 सेंटीमीटर पॉलीथीन या अल्काथीन, ग्रीस कितना 15 से 20 सेंटीमीटर भाग में, और ऊंचाई कितनी रखेंगे इसकी पॉलीथीन की, यानी जड़ से लेकर 60 सेंटीमीटर ऊंचाई तक अपने पॉलीथीन लगाएंगे। दूसरा जो आम का सबसे हानिकारक कीट है उसे कहते हैं आम का फुदका। आम का फुदका या इसका अन्य नाम क्या है, कैटरपिलर। ये जो आम का फुदका है ये क्या करता है, ये एक छोटा कीट होता है भी, और ये नई वृद्धि वाली शाखाओं में नुकसान पहुंचाता है। जो शाखाएं नई वृद्धि करती है, नई वृद्धि वाली शाखाओं को नुकसान पहुंचाता है। और इसका जो उपचार है वो किससे करेंगे, अपने एंडोसल्फान से, एंडोसल्फान। और एंडोसल्फान ये अपना कितना लेंगे एंडोसल्फान, तो एंडोसल्फान की बात करें तो 0.05% या पेराथियान ये 0.03% का घोल बनाकर इसका क्या करेंगे, उपचार करेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
नेक्स्ट आएगा छाल भक्षक कीट। ये भी आम की फसल को नुकसान पहुंचाता है। कौन सा कीट? छाल भक्षक कीट। ये क्या करेगा? आम का जो पौधा है, पौधे के अंदर ये क्या करेगा? सुरंग बना लेगा, छोटी छोटी दरारें बना लेगा जिनसे बुरादा सा निकलता रहता है। पता ही आपको, सुरंग या दरारें बना लेगा जिनसे क्या निकलता है? बुरादा। इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर छाल भक्षक ऊपर लिख देता हूँ। छाल भक्षक कीट सुरंग बना लेता है, पौधे के अंदर छेद। उपचार कैसे करेंगे? सुरंग में पेट्रोल, रुई में डालकर भिगोकर छेद बंद कर देंगे और इनके ऊपर मिट्टी का लेप कर देंगे। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। इससे हमें निजात मिल जाती है। ये छाल भक्षक कीट है। तो आम की जो कीट थे उनसे संबंधित सारी बातें आपकी आ गई। अब आम की व्याधियां। व्याधि है, ध्यान रखियो। व्याधि है, एक है व्याधि है। नंबर 1 चूर्णी फफूंद। आ लो जी, चूर्णी फफूंद नाम से प्रतीत हो रहा है एक प्रकार का क्या है? ये फफूंद है, चूर्णी फफूंद। चूर्णी फफूंद है, ये कवक से होता है और कवक का नाम क्या है? गोडियम मेंजीफेरी। मेंजीफेरी नामक कवक से। कौन से कवक से होता है ये? गोडियम मेंजीफेरी नामक जो कवक है उससे चूर्णी फफूंद जो रोग है वो किससे होता है? गोडियम मेंजीफेरी नामक कवक से होता है आम के अंदर। उपचार कैसे करेंगे इसका? 2.5 ग्राम केराथेन 2.5 ग्राम केराथेन से इसका क्या करेंगे? उपचार करेंगे। 1 मिली लीटर प्रति लीटर पानी में, प्रति लीटर पानी में। इससे क्या हो जाएगा? चूर्णी फफूंद का उपचार हो जाएगा। ये क्या करता है? पुष्पक्रम जो होते हैं सबसे पहले दिखाई देता है। पुष्पक्रम पर सबसे पहले दिखाई देता है। कौन सा? चूर्णी फफूंद जो रोग है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपने आगे चलते हैं, देख लेना। नेक्स्ट लिखना एंथ्रेक्नोज या श्याम वर्ण। श्याम वर्ण यानी श्याम यानी काला वर्ण, काला रंग, श्याम वर्ण, या इसे क्या कहते हैं? एंथ्रेक्नोज। इससे क्या होता है? पत्तों पर काले धब्बे, काले धब्बे फपोले नुमा हो जाते हैं और पुष्पकर्मों पर भी यही प्रभाव डालेगा। पत्तियां हैं, इससे क्या हो जाती है? भूरे रंग की हो जाती है। पत्तियां क्या हो जाती है? भूरे रंग की, या ये हल्का काला भी कह सकते हो। पत्तियां भूरे रंग की हो जाती है। अब इससे अपने यदि उपचार की बात करें तो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में डालकर इसका क्या करेंगे? छिड़काव करेंगे प्रति पौधे के हिसाब से, और ये श्याम वर्ण से हमें क्या मिल जाता है? छुटकारा मिल जाता है। फिर इसके अंदर एक आता है कायिक विकार।
आम का गुच्छा मुच्छा रोग, या इसे कहते हैं मैंगो माल फॉर्मेशन। मैंगो माल फॉर्मेशन कहते हैं या गुच्छा मुच्छा रोग कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पौधे की बढ़वार रुक जाएगी, बढ़वार रुक जाती है, यानी आम की जो नई वृद्धि वाली शाखाएं होती है वो गुच्छे के रूप में हो जाती है और बढ़वार रुक जाती है। तो ये सर्वाधिक क्या है, हानिकारक है। परंतु इसका प्रभाव है ये केवल कम किया जा सकता है, इसका प्रभाव केवल कम किया जा सकता है। तो इसके लिए अपने क्या करेंगे, या तो जो जिन भागों में रोग ग्रसित हो गए तो उन भागों को काट कर तोड़कर फेंक दें। दूसरा, इसके अंदर क्या करते हैं अपने अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड, अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड 200 ppm पार्ट पर मिलियन, 200 ppm घोल बनाकर छिड़काव करेंगे तो कुछ कम हो जाएगा। या जो अगेती पुष्पक्रम आते हैं उनको तोड़कर फेंक दें, क्योंकि ये अगेती जो पुष्पक्रम है उसमें ज़्यादा आता है। अगेती पुष्पक्रम नष्ट कर दें। और आम का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, साइमोज कहलाता है। मैंने आपको बताया था आम का पुष्पक्रम क्या कहलाता है, साइमोज। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए। हो गया, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट व्याधि है ब्लैक टिप। ब्लैक टिप। अब जो ब्लैक टिप है अगर इसकी बात करें तो ब्लैक टिप है क्या, ईंट भट्टों, ये मानो कोई ईंट का भट्टा है, इसके 600 मीटर दायरे में, 600 से चलेगा कब तक, ये लगभग ये मान के चलना 2 किलोमीटर दायरे तक। 2 किलोमीटर के दायरे में कम होगा, लेकिन 600 मीटर के दायरे में आम के जो बाग हैं उनमें सर्वाधिक होता है। उनमें सर्वाधिक होता है। इससे क्या हो जाएगा, आम का फल है ये काला हो जाता है। फल क्या हो जाता है, काला ऊपर से, फिर धीरे धीरे सड़ना प्रारंभ हो जाएगा या गलना प्रारंभ हो जाएगा। तो ये ब्लैक टिप नाम का जो रोग है ये आम में जो ईंट भट्टे हैं, जो चिमनियां हैं, उनके क्षेत्र में होता है। तो इससे बचाव कैसे किया जा सकता है, आपको पता ही है। बचाव यानी ईंट भट्टों के एरिया के अंदर आम का बाग नहीं लगाना चाहिए। नेक्स्ट एक एकांतर फलन की समस्या होती है। एकांतर फलन की समस्या, ये अपने जब हार्मोन पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे भी एकांतर फलन है ये क्या होता है। इसमें पौधा क्या करता है, एक वर्ष तो फल देगा और दूसरे वर्ष फल नहीं देगा। या कई बार क्या होते हैं, अगर कलिकाओं पर फूल आते हैं और कई बार कक्ष कलिकाओं पर फूल आते हैं, जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है, एकांतर फलन का। एक साल फल होंगे, दूसरे साल फल नहीं होंगे। तो इसका नियंत्रण हार्मोनल डिजीज भी कह सकते हैं। कई बार नाइट्रोजन के अनुपात है उसके कारण भी ये प्रभावित होता है, नाइट्रोजन और अनुपात से। लेकिन इसका जो उपचार अगर अपने करेंगे तो उपचार जो करेंगे वो करेंगे पेक्लोब्यूट्राजोल से उपचार करेंगे। इसका उपचार कैसे कर सकते हैं एकांतर फलन का, पेक्लोब्यूट्राजोल, ध्यान रखना, पेक्लोब्यूट्राजोल 5 से 10 ग्राम प्रति वृक्ष के हिसाब से डालेंगे तो इसका क्या मिल जाएगा, उपचार मिल जाएगा। ऑफ ईयर में किया जाता है, ऑफ ईयर में। जब ऑफ ईयर वाले हो तो हो सकता है इसके अंदर फल लगने की संभावना होती है। पेक्लोब्यूट्राजोल ध्यान रखना। तो ये आम से संबंधित जो प्रमुख व्याधियाँ थी हमारी वो आ गई, ठीक है। तो यहाँ ये हमारा जो मैंगो है, ये कल्टीवेशन ऑफ मैंगो,
ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो अपने पढ़ेंगे वो कल पढ़ेंगे नींबू वर्गीय फल, यानी नींबू वर्गीय की यदि बात करें तो आम भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर है, दूसरा केला है, आम और केले के बाद में तीसरा नींबू वर्गीय फल है, वो सबसे ज़्यादा बोए जाते हैं, जिन्हें टाइट स्किन जो फल है वो नींबू वर्ग, जो नींबू आता है वो क्या होता है, टाइट स्किन है वो आपका होता है। तो ये एक बार इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। अब नींबू वर्गीयों के अंदर पढ़ेंगे अपने माल्टा, जाफा, वेलेंशिया, ये जो फसलें हैं, जो किस्में हैं नींबू वर्ग की, वो कल पढ़ेंगे। नींबू वर्गीय के अंदर नींबू वर्ग की बात करें तो सिट्रस जो कुल की फसलें हैं, सिट्रस जाति की जो फसलें हैं, इनका बॉटनिकल नेम सिट्रस से शुरू होता है, कुल कौन सा होता है इनका, और रूटेसी होता है, उत्पत्ति क्षेत्र अलग अलग आएगा इनका, इनकी बात अपने कल करेंगे। ओके, ऑल दी बेस्ट, नमस्कार, राम राम। तो चलते हैं, आज के लिए इतना है।